नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 67th बीपीएससी पीटी 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इसका पहले प्रैक्टिस सेट 1 और 2 अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो में 150 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। 150 में से आप लोग कितने क्वेश्चन सही करते हैं उसके बारे में कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी प्रजाति हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई जाती है? तो इसमें से कौन सी प्रजाति जो है हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई जाती है? तो ये चारों प्रजाति आपके हड़प्पा सभ्यता में पाई जाती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कोई भी गलत नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो ई ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब सबसे अधिक जो है हड़प्पा सभ्यता में कौन सी प्रजाति पाई गई है? तो भूमध्यसागरीय जो प्रजाति है सबसे अधिक पाया गया है हड़प्पा सभ्यता में। निम्नलिखित में से किसने तिब्बत को आर्यों के मूल निवास स्थल के रूप में बताया है? तो किसके द्वारा बताया गया है? तो दयानंद सरस्वती ने जो है तिब्बत को आर्यों के मूल निवास के रूप में बताया था। इसे नोट कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। एक साइड महाजनपद है और उसकी राजधानी है। जो अंग है इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो चंपा है। मगध की राजधानी राजगीर है। काशी की राजधानी वाराणसी है। और वत्स है इसकी राजधानी कौशाम्बी है। तो 2 3 1 2 3 1 4 2 3 1 4, तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? इसमें से किसका संबंध जो है महावीर से नहीं है? तो वैशाली का संबंध महावीर से है, चंपा का भी है, पावापुरी का भी है। जबकि जो लुम्बिनी है, लुम्बिनी का संबंध जो है बौद्ध धर्म से, किससे है? गौतम बुद्ध से है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? आप सभी लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर बताइए। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? ये आपके सोचने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सबसे पहले नगर संस्कृति आती है, उसके बाद लोहे का हल आता है, लोहे के हल के बाद आहत के सिक्के आते हैं, आहत के सिक्के के बाद जो है सोने के सिक्के आते हैं। तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। महात्मा बुद्ध की निर्माण का प्रतीक चिन्ह क्या है? जो महात्मा बुद्ध हैं उनके निर्माण का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो निर्माण का प्रतीक चिन्ह है पद चिन्ह। क्या है? पद चिन्ह है। साथ ही आपको याद रखना है कि जन्म का क्या प्रतीक है? तो जन्म का प्रतीक है कमल एवं साढ़। क्या है? कमल एवं साढ़। इसे नोट कर सकते हैं, पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद है गृह त्याग। गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। क्या है? घोड़ा है। ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो पीपल, बोधि वृक्ष के नीचे में हुआ था। तो इसका प्रतीक चिन्ह पीपल है। निर्वाण देख चुके हैं, पद चिन्ह है। उसके बाद है महापरिनिर्माण जिसे बोलते हैं मृत्यु। तो उसका जो आपके प्रतीक चिन्ह है स्तूप है। क्या है? महापरिनिर्माण, जिसे बौद्ध धर्म में जो है मृत्यु को महापरिनिर्माण बोला जाता है और उसका जो प्रतीक चिन्ह है स्तूप है। क्या है? स्तूप है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? ह से ह्वेनसांग, ह से हर्षवर्धन। तो जो ह्वेनसांग है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आता है। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करता है। जब ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करता है तो उस समय जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसके कुलपति कौन थे? तो शीलभद्र थे। कौन थे? शीलभद्र थे। से नोट कीजिएगा, पूछा जाता है आपसे एग्ज़ाम में। जो आपके ह्वेनसांग है भारत में 1.5 वर्ष तक आपके रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? इसमें से कौन सा जो अशोककालीन अभिलेख है और खरोष्टी भाषा में लिखा गया है? तो पहला है शहबाजगढ़ी, दूसरा है मानसेहरा। ये दोनों आपकी खरोष्टी लिपि में है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा।
आपको याद रखना है कि अशोक के ज़्यादातर जो अभिलेख है ये ब्राह्मणी लिपि में था, ज़्यादातर आपके ब्राह्मणी लिपि में था। गांधार कला शैली निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण है? जो गांधार कला शैली है किसका संश्लेषण है? तो भारतीय तथा यूनानी कला का संश्लेषण है। भारतीय तथा यूनानी कला का संश्लेषण है गांधार कला शैली। इसके बारे में एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। गुप्त काल में खील किस प्रकार की भूमि थी? गुप्त काल में जो है खील किस प्रकार की भूमि थी? तो वो भूमि जोती नहीं जाती थी जिसे खील बोला जाता था। खील किस भूमि को बोला जाता था गुप्त काल में? तो जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसे खील भूमि बोला जाता था, खील भूमि बोला जाता था। साथ ही आपको याद रखना है क्षेत्र, खेती हेतु जो भूमि होता था उसे क्षेत्र बोला जाता था। खेती लायक जो भूमि था उसे क्षेत्र बोला जाता था। वास्तु किसे बोला जाता था? तो वास करने योग्य भूमि जिसमें निवास किया जा सकता है उसे वास भूमि बोला जाता था। अपृहत भूमि किसे बोला जाता था? तो बिना जोती गई जंगली भूमि को जो है अपृहत भूमि बोला जाता था। गोचर भूमि किसे बोला जाता था? तो पशुओं के चारा योग भूमि को जो है गोचर भूमि बोला जाता था। निम्नलिखित में से किसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है? पाल वंश का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो महिपाल प्रथम को माना जाता है। महिपाल प्रथम को जो है पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। साथ ही आपको याद रखना है कि जब महिपाल प्रथम पाल वंश पर शासन कर रहा था तो उसी समय चोल वंश के एक राजा थे राजेंद्र चोल के द्वारा जो है पाल वंश पर हमला किया गया था। राजेंद्र चोल के द्वारा जो है पाल वंश पर हमला किया गया था और उस समय शासन कौन कर रहे थे? महिपाल प्रथम शासन कर रहे थे। सल्तनत काल में ताजुल मासिर की रचना निम्न में से किसने की थी? तो किसके द्वारा किया गया था? हसन निजामी के द्वारा किया गया था, हसन निजामी के द्वारा। विजयनगर साम्राज्य में किस वंश की स्थापना सबसे पहले हुई? तो विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहले जो है संगम वंश की स्थापना होता है। कब होता है? तो 1336 में होता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो हरिहर प्रथम तथा बुक्का प्रथम के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से किस शासक ने जो है भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों में राज्य का हिस्सा निर्धारित करते हुए दरों की सूची तैयार की थी? तो किसके द्वारा तैयार किया गया था? इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए। निम्नलिखित में से किस शासक ने भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों में राज्य का हिस्सा निर्धारित करते हुए दरों की सूची तैयार की थी? तो यह तैयार किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको मक्का का द्वार कहा जाता है? किस बंदरगाह को जो है मक्का का द्वार बोला जाता था मुगल काल में? तो ये बोला जाता था सूरत बंदरगाह को। किसे? सूरत बंदरगाह को, वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। सल्तनत काल के सिक्के जिसमें टंका है, ससगनी एवं जीतल किस धातु के बने थे? ये तीनों जो है किस धातु का बना था? तो इसमें आपको याद रखना है टंका, जो टंका है ये चांदी का बना हुआ है, तो चांदी। उसके बाद है ससगनी, ये भी चांदी का बना हुआ था। जीतल ये आपके तांबा का बना हुआ था। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। हुमायूं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सबसे पहले लड़ा गया था? हुमायूं के द्वारा जो है सबसे पहले कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो देवरा का युद्ध सबसे पहले लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1531 में लड़ा गया था। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1539 में लड़ा गया था। उसके बाद एक कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? 1540 में कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था। सरहिंद का युद्ध 1555 में लड़ा गया था। 1555 में सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था हुमायूं के द्वारा। किस अधिनियम के माध्यम से यह उपबंध किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है? तो किस अधिनियम के माध्यम से बताया गया था? तो 1873 के अधिनियम के माध्यम से बताया गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे किसी भी समय भंग किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस मराठा सरदार ने सर्वप्रथम सहायक संधि स्वीकार की थी? तो किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? पेशवा बाजीराव सेकेंड के द्वारा। पेशवा
बाजीराव सेकेंड के द्वारा। तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। और कब किया गया था? 1802 में किया गया था। कौन सी संधि किया गया था? तो बसीन की संधि किया गया था। बसीन की संधि किया गया था। किस गवर्नर जनरल के समय सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया? तो इस समय जो है गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड एलनबरो थे। लॉर्ड एलनबरो। आपको याद रखना है कि जो सिंध है इसे कब मिलाया गया था? तो इसे 1843 में मिलाया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में। 1843 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। साथ ही आपको याद रखना है कि दास प्रथा का अंत जो है, दास प्रथा का अंत लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में ही किया गया था। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के डांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी? तो ये तुलना किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी तुलना किया गया था। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के डांडी मार्च की तुलना जो है नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये तुलना किया गया था। किस वर्ष गांधी दास पैक्ट हुआ था? किस वर्ष जो है गांधी दास पैक्ट हुआ था? CR दास। तो किस वर्ष हुआ था? 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में हुआ था। असहयोग आंदोलन को औपचारिक तौर पर किस स्थान पर स्थगित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन को जो है औपचारिक तौर पर किस स्थान पर स्थगित किया गया था? तो कहाँ पर स्थगित किया गया था? वारदोली में स्थगित किया गया था। वारदोली में स्थगित किया गया था। और आपको याद रखना है कि एक कांड हुआ था, चौरी चौरा कांड। ये कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। जो असहयोग आंदोलन, इसे वापस कब लिया गया था? 12 फरवरी 1922 को इसे वापस लिया गया था। कांड हुआ था 5 फरवरी को, वापस लिया गया जो है 12 फरवरी को। निम्नलिखित में से किस वायसराय को जो है ओबेन, किस वायसराय को ओबेन मेरीडिथ के नाम से जाना जाता है? तो किस वायसराय को जो है ओबेन मेरीडिथ के नाम से जाना जाता है? तो लॉर्ड लिटन को जो है ओबेन मेरीडिथ के नाम से जाना जाता है। जो लॉर्ड लिटन है, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहता है? तो 1876 से 1880 तक इनका शासनकाल रहता है। वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है लॉर्ड लिटन के शासनकाल में ही आता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जो है 1817 में स्थापित कलकत्ता के हिंदू कॉलेज से संबंधित नहीं थे? दोबारा देखिएगा कि इसमें जो ऑप्शन में दिया गया है 1817 में स्थापित कलकत्ता के हिंदू कॉलेज से संबंधित नहीं है। तो किसका संबंध नहीं है? तो डेविड हेयर, राजा राम मोहन राय, अलेक्जेंडर डफ का है। जबकि विलियम जोन्स का संबंध जो है कलकत्ता के हिंदू कॉलेज से नहीं है, कलकत्ता के हिंदू कॉलेज से नहीं है। निम्नलिखित में से किस पार्टी एवं संस्था ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था? तो किसके द्वारा समर्थन किया गया था? तो हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग, उसके बाद है यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। ये चारों पार्टियों के द्वारा जो है, ये चारों पार्टियों के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया गया था। तो ई इसका राइट आंसर हो जाए। किस तिथि को वायसराय बेवेल ने जो है शिमला सम्मेलन को असफल घोषित किया था? तो किस तिथि को असफल घोषित किया था? 14 जुलाई 1945 को वायसराय बेवेल ने शिमला सम्मेलन को असफल घोषित किया था। 1776 में बंगाल में हुए फ़कीर विद्रोह कब होता है? तो 1776 में होता है। कहाँ पर होता है? तो बंगाल में होता है। इसका नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका नेतृत्व जो है चिराग अली शाह और मजनू शाह के द्वारा किया गया है। चिराग अली शाह और मजनू शाह के द्वारा किया गया है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में जो है कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने किया था।
जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने किया था। तो एक से अधिक ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 1913 में सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1913 में जो है सचिंद्र नाथ सान्याल ने किस स्थान पर अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी 1913 में। मुंगेर में बरहैया ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुंगेर में बरहैया ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बकासत भूमि की वापसी की मांग करना इसका मुख्य उद्देश्य था। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का संबंध होमरूल लिंग आंदोलन से नहीं था? दोबारा देखिएगा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का संबंध जो है होमरूल लिंग आंदोलन से नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का था। एन सुब्रमण्यम अय्यर का भी था, जबकि एच आलकाट इनका संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, इनका संबंध जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी से है, थियोसॉफिकल सोसाइटी से है। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, कि होमरूल लिंग से जो एच आलकाट है इनका संबंध नहीं है होमरूल लिंग से, इनका संबंध जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी से, थियोसॉफिकल सोसाइटी से। इसमें आपको याद रखना है कि जो होमरूल लिंग है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कब शुरू किया गया था? तो अप्रैल 1916 में शुरू किया गया था, जबकि एनी बेसेंट के द्वारा जो है सितंबर 1916 में शुरू किया गया था, सितंबर 1916 में शुरू किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। पूना पैक्ट में वेरी इंपॉर्टेंट है, पूना पैक्ट में जो है प्रांतीय विधानमंडलों की कितनी सीटों को दलित के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, दोबारा देखिए। पूना पैक्ट में जो है प्रांतीय विधानमंडलों की कितनी सीटों को दलितों के लिए सुरक्षित रखने का प्रावधान किया गया था? पहले कितना सीट था? पहले 71 सीट था। जब पूना पैक्ट हुआ तो इसे बढ़ाकर 147 सीट कर दिया। कितना? 147 सीट कर दिया गया। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बिहार से प्रकाशित होने वाला प्रथम उर्दू अखबार था, यहाँ काट दीजिए का, बिहार से प्रकाशित होने वाला प्रथम उर्दू अखबार था तो कौन था? तो नूरुल अनवार था, नूरुल अनवार था। ठीक है, नूरुल अनवार था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस आंदोलन के दौरान जो है बिहार के छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया गया था। निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है? इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो देख लीजिए कौन सा कथन गलत है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में शांति स्थापना हेतु बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना की गई थी। तो ये तो ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है शाहाबाद जिले के डुमराव में नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था। ये भी ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1929 में बिहार की यात्रा की एवं किसानों में राजनीतिक चेतना जगाने का प्रयास किया। तो ये भी ठीक है। पटना से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका युवक क्रांतिकारी विचारधारा का समर्थन करती थी। तो ये भी ठीक है। तो इसके सारे कथन ठीक है। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में क्या असत्य है? जो स्वामी विवेकानंद है उनके संबंध में कौन सा कथन आपके गलत है? तो देख लीजिए कौन सा कथन गलत है। 1893 में पेरिस में आयोजित प्रथम धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। 1893 में ये पेरिस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? शिकागो में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? शिकागो, यूएसए के शिकागो में। तो 1893 में जो है शिकागो में आयोजित प्रथम धर्म सम्मेलन में कौन भाग लेते हैं? तो स्वामी विवेकानंद भाग लेते हैं, ना कि पेरिस में। तो पहला आपके गलत हो जाएगा। इन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी और कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना की। तो बिल्कुल ठीक है। न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी और कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना की।
1 मई 1897 को कलकत्ता के पास बारानगर में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, तो ये भी ठीक है। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था, ये भी खूब एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी कथन आपका ठीक है। तो गलत कौन है? केवल ए कथन आपका गलत है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है सबसे बाद में हुई? इसमें से कौन सी घटना जो है सबसे बाद में होती है? तो देखिए, भारत शासन अधिनियम कब आता है? तो 1935 में आता है। अगस्त प्रस्ताव कब आता है? 1940 में आता है। बेबेल योजना 1945 में आता है। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स कब आता है? 1942 में आता है। भारत शासन अधिनियम 1935 में आता है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आता है। क्रिप्स 42 में आता है। बेबेल योजना 45 में आता है। क्या पूछा गया था कि कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है सबसे बाद में हुई? तो जो बेबेल योजना है ये सबसे बाद में होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बिल के विरोध में जो है भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने जो है 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो किस बिल के विरोध में फेंका था? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस बिल के विरोध में फेंका था? तो इसमें आपको याद रखना है कि ट्रेड डिस्प्यूट बिल, पहला ट्रेड डिस्प्यूट बिल, दूसरा सेफ्टी बिल। ये 2 बिल के विरोध में जो है भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने जो है 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाए। निम्न में से कौन सा युग्म आपके सम्मिलित नहीं? इसमें से कौन सा युग्म आपके सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए, विधि या कानून, गवर्नर जनरल वायसराय, शिशु वध प्रतिबंध कानून लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में आता है, तो ठीक है। हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आता है, तो ये भी ठीक है। शारदा एक्ट लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आता है, तो ये गलत है। शारदा एक्ट जो है कब आता है? 1929 में आता है, और इस समय जो है इरविन होते हैं। कौन होते हैं? इरविन होते हैं भारत के वायसराय, तो सी वाला गलत हो जाएगा। सम्मति आयु अधिनियम जब आता है तो इस समय वायसराय कौन होते हैं? लैंस डाउन होते हैं, तो ये भी कथन आपका ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी आपकी गलत है। बिहार सरकार का मिशन 50 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वृक्षारोपण से संबंधित है, वृक्षारोपण से संबंधित है। इसमें आपको याद रखना है कि सरकार का लक्ष्य है कि 2021-22 में जो है 5 करोड़ से अधिक पौधे लगाना सरकार का लक्ष्य है। किस देश ने जो है भारत में खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं से युक्त अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना शुरू की है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? इटली के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? इटली के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है स्वामित्व योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है? तो इसमें से देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही है। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक नई पहल है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह आपको याद रखना है कि केंद्रीय क्षेत्र वाला योजना है। यह 13 जून 2021 को शुरू किया गया, तो ये भी गलत है। ये शुरू कब किया गया? 24 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है। तो डी वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच फरवरी 2021 में आयोजित एवं संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो जो युद्ध अभ्यास है भारत और अमेरिका के बीच में होता है, भारत और अमेरिका के बीच में होता है। और कब हुआ था? तो फरवरी 2021 में हुआ था। निम्न में से कौन जो है हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्ष चुनी गई हैं? तो कौन चुनी गई हैं? ये चुनी गई हैं रोबर्टा मेटसोला। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध माल्टा से, इनका संबंध माल्टा देश से है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने जो है स्वतंत्रता संग्राम पर जो है जरा याद करो कुर्बानी शीर्षक से एक पॉडकास्ट श्रृंखला शुरू की है?
तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया। हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक नए राज्य सैनिक बोर्ड को मंजूरी दी है? तो लद्दाख के लिए दिया। किसके लिए दिया है? लद्दाख के लिए दिया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्थानीय व्यवसायियों और स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर किए? तो किसके साथ किया है? फ्लिपकार्ट के साथ में किया है। दोबारा देखिएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्थानीय व्यवसायियों और स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्लिपकार्ट के साथ में किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। निम्नलिखित में से कौन जो है औपचारिक रूप से इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है? उसका नाम क्या है? तो स्काई रूट एरोस्पेस बन गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोबारा देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है औपचारिक रूप से इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है? उसका नाम क्या है? स्काई रूट एरोस्पेस है। स्काई रूट एरोस्पेस है। हाल ही में नई दिल्ली में फिट इंडिया क्यूज, जो फिटनेस और खेल पर पहली बार क्यूज है, का शुभारंभ किसने किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा किया गया है। अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा किया गया है। ये क्वेश्चन जो है किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। किस देश ने अंतरिक्ष में एक नया रिमोट सेंसिंग उपग्रह आयोगन 33 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश की अध्यक्षता में सरकार के प्रमुखों की SCO परिषद की 20वीं बैठक आयोजित की गई? से दोबारा देखिएगा, किस देश की अध्यक्षता में जो है सरकार के प्रमुखों की SCO संघाई सहयोग संगठन परिषद की 20वीं बैठक आयोजित की गई? तो किसके अध्यक्षता में? तो आपको याद रखना है, ये आपके कजाकिस्तान की अध्यक्षता में। अक्टूबर 2021 में किस क्रिकेटर को जो है मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब की आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है जवागल श्रीनाथ और हरभजन सिंह को जो है मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब की आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया है। कौन सा पदक जीता गया था? तो रजत पदक जीता गया था। हाल ही में कौन सा देश जो है दुनिया का सबसे नया गणराज्य बना है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है बारबाडोस। क्या नाम है? बारबाडोस है। हाल ही में कौन सा देश जो है दुनिया का सबसे नया गणराज्य बना है? तो बारबाडोस बना है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने अगले ऑर्बिटर के रूप में किसे चुना है? जो 2030 के दशक में किसी समय शुक्र की यात्रा करेगा? इसे दोबारा देखिएगा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने ESA ने अपने अगले ऑर्बिटर के रूप में किसे चुना है जो 2030 के दशक में किसी समय शुक्र की यात्रा करेगा? तो उस ऑर्बिटर का नाम क्या है? तो इसे नोट कीजिएगा, उसका नाम है एनविजन। क्या नाम है? एनविजन उसका नाम रखा गया है। एनविजन उसका नाम रखा गया है। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? तो चेन्नई में स्थापित किया गया है। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में निम्नलिखित में से किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो कर्नाटक को पहला स्थान दिया गया है। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से 2020 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखा गया है सलमान
रशीदी के द्वारा लिखा गया है? सलमान रशीदी के द्वारा लिखा गया है। इसे दोबारा देखिएगा। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से 20 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सलमान रशीदी के द्वारा लिखा गया है। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की मेज़बानी किस देश ने की है? तो पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का क्या रैंक है? तो भारत का रैंक 46वां है। क्या है? भारत का रैंक 46वां है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में। निम्नलिखित में से कौन जो है कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष थे? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है R.S. शर्मा। R.S. शर्मा। से दोबारा देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष हैं? तो R.S. शर्मा है। R.S. शर्मा है। 10वें सिख गुरु, 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद जी के पुत्र की शहादत को चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दिवस हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो 26 दिसंबर को, 26 दिसंबर को। दोबारा देखिएगा। 10वें सिख गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। तो गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों की शहादत को चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दिन जो है हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो वीर बाल दिवस के रूप में हर वर्ष जो है 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। 9 जून 2022 को भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो भरत सुब्रमण्यम उनका नाम है। भरत सुब्रमण्यम उनका नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है 2022 में 100% एलपीजी गैस कवरेज वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश राज्य बन गया। इसे दोबारा देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है जनवरी 2022 में 100% एलपीजी गैस कवरेज वाला देश का पहला राज्य बन गया है? उसका नाम क्या है? तो हिमाचल प्रदेश उसका नाम है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास स्थित 4 गांवों को जो है राजस्व गांव घोषित किया है? तो किस राज्य के द्वारा घोषित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। नेपाल सीमा के पास स्थित 4 गांवों को जो है राजस्व गांव घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। निम्न में से किस शहर को जो है अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत की पहली वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है? तो भारत की पहली वाटर प्लस सिटी किसे घोषित किया गया है? तो इंदौर को घोषित किया गया है। इंदौर किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कौन सा देश जो है जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो किसके द्वारा निर्माण किया गया है? तो किया गया है स्वीडन के द्वारा। किसके द्वारा? स्वीडन के द्वारा किया गया। इसे दोबारा देखिएगा। कौन सा देश जो है जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश है? तो स्वीडन है। स्वीडन। निम्नलिखित में से किसे जो है साहित्य के लिए 2021 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है अब्दुल रज्जाक गुरनाह को 2021 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध तंजानिया से है, लेकिन रहते कहाँ पर हैं? तो ब्रिटेन में रहते हैं। भारतमाला 2 परियोजना के तहत जो है पटना और निम्नलिखित में से किस शहर के बीच एक पहुंच प्रतिबंधित एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा? ये वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। भारतमाला 2 परियोजना के तहत पटना और निम्नलिखित में से किस शहर के बीच जो है पहुंच प्रतिबंधित एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा? तो पटना से कोलकाता के बीच में किया जाएगा। बिहार के 6 डिस्ट्रिक्ट से जो है पहुंच प्रतिबंधित जो एक्सप्रेसवे है ये गुजरेगा। ठीक है।
टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट में जो है बल्ब रखा जाता है। तो कहाँ पर रखा जाता है? प्रवर्तक के फोकस और ध्रुव के बीच, प्रवर्तक के फोकस के बहुत करीब, फोकस और प्रवर्तक की वक्रता केंद्र के बीच, प्रवर्तक के वक्रता केंद्र पर। तो इसमें आपको याद रखना है प्रवर्तक के फोकस के बहुत करीब, टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की जो हेडलाइट में बल्ब रखा जाता है कहाँ पर? प्रवर्तक के फोकस के बहुत करीब रखा जाता है। विद्युत विभव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, क्या है? तो एक अदिश राशि है। क्या है? एक अदिश राशि है। एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जो एसी जनरेटर होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थ्योरी पर काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थ्योरी पर काम करता है एसी जनरेटर। और आपको याद रखना है एसी जनरेटर जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को क्रमशः किस लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो मायोपिया को ठीक करने के लिए अवतल लेंस की ज़रूरत होती है, जबकि हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। एक पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, उसका वजन कितना होगा? एक पिंड का द्रव्यमान 2 केजी है तो उसका वज़न कितना होगा? तो 19.69। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। 9.8 से गुना कर दीजिएगा, 9.8 से। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है तो किस पर निर्भर नहीं करता है? लागू बल पर, विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच कोण पर, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर नहीं करता है, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर नहीं करता है। चमगादड़ जो है अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं, इसके लिए वह ध्वनि की किस विशेषता का उपयोग करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं, इसके लिए वे जो है ध्वनि की किस विशेषता का उपयोग करते हैं? तो अल्ट्रासोनिक का इस्तेमाल करते हैं। अल्ट्रासोनिक जो वेव है उसका इस्तेमाल किया जाता है चमगादड़ के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन वस्तु की सभी स्थितियों के लिए जो है एक आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है? दोबारा देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है वस्तु की सभी स्थिति के लिए एक आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल लेंस और उत्तल दर्पण बनाता है, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण बनाता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऊष्मा के अच्छे अवशोषक हैं, ऊष्मा के अच्छे अवशोषक जो है अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं, अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो केल्विन है। क्या है? तापमान के एसआई मात्रक केल्विन है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है? तो आवर्त जो है प्रधान क्वांटम संख्या को दर्शाता है, प्रधान क्वांटम संख्या को जो है आवर्त दर्शाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो है आवर्त किसका मान दर्शाता है? तो प्रधान क्वांटम संख्या को दर्शाता है। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करना है, तो गलत कथन को पहचान कर लीजिए। अम्लीय वर्षा ज़्यादातर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है। ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ओजोन परत सूर्य से अवरक्त किरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है। तो इसमें याद रखना है कि ये तीनों कथन आपके ठीक है और जो डी वाला है ये गलत है। अवरक्त विकिरण नहीं,
क्या होता है? पराबैंगनी विकिरण होता है। नोट कीजिएगा, पराबैंगनी विकिरण होता है। ठीक है, पराबैंगनी विकिरण होता है। तो आपसे क्या पूछा था? निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करना था। तो डी वाला आपके गलत है, बाकी ए बी सी आपके तीनों सही है। इसे ध्यान से पढ़िएगा कि अम्लीय वर्षा जो है ज़्यादातर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण होता है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ये भी ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी आपकी गलत है। नेक्स्ट है फ्लोरोसिस अस्थि रोग। फ्लोरोसिस अस्थि रोग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो पानी में जो है फ्लोराइड की उपस्थिति के कारण होता है अस्थि रोग। पानी में फ्लोराइड की उपस्थिति के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन जो है थर्मोसेटिंग बहुलक है? निम्नलिखित में से कौन जो है थर्मोसेटिंग बहुलक है? तो बेकेलाइट है। कौन है? बेकेलाइट है। आज हवा बहुत तेज चल रहा है, खिड़की से आपको आवाज़ आ रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है अपचायक सकरा है? निम्नलिखित में से कौन जो है अपचायक सकरा है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन है? तो सुक्रोज। जैसे दोबारा देखिएगा, इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन जो है अपचायक सकरा है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो सुक्रोज है। निम्नलिखित में से कौन जो है एनाल्जेसिक है? कौन जो है एनाल्जेसिक है? तो नोवल्गीन जो है एनाल्जेसिक है। नोवल्गीन। सरसों के तेल और मिट्टी के तेल के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो ये अलग किया जा सकता है आपके पृथक्कारी कीप के द्वारा। पृथक्कारी कीप के द्वारा अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट है फेनोल्फथेलीन एक सिंथेटिक संकेतक है जिसका रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयनों में होता है। तो कैसा होता है ये पूछा जाता है। तो रंगहीन, अम्लीय में रंगहीन, जबकि क्षारीय विलयन में जो है गुलाबी होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई गई। ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो गए। यह इंगित करता है, तो क्या इंगित करता है? भौतिक परिवर्तन जिसे उल्टा किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन जिसे उल्टा किया जा सकता है। वे ध्वनिहीन नहीं होते हैं। वह जो है ध्वनिहीन नहीं होते हैं और ऊष्मा तथा बिजली के कुचालक होते हैं। यह सामग्री है। इसे दोबारा देखिए। वे ध्वनिहीन नहीं होते हैं और ऊष्मा तथा बिजली के कुचालक होते हैं। यह सामग्री क्या है? तो अधातु है। क्या है? अधातु। दोबारा देखिएगा। वे ध्वनिहीन नहीं होते हैं। क्या होते हैं? ध्वनिहीन नहीं होते हैं और ऊष्मा तथा बिजली के कुचालक होते हैं। यह सामग्री क्या है? तो अधातु है। क्या है? अधातु है। दो नोड्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को कहा जाता है। तो क्या बोला जाता है? इंटरनोड बोला जाता है। दोबारा देखिएगा। दो नोड्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को क्या बोला जाता है? तो इंटरनोड बोला जाता है। जूट होता है आपके पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो जूट आपके तना से प्राप्त होता है। पौधे के तना से प्राप्त होता है जूट। बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं? बीज और फल जो है किसके द्वारा बनते हैं? तो अंडाशय से फल बनते हैं, जबकि बीजांड से बीज बनता है। ब्रेड में छिद्र, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्रेड में छिद्र किस गैस के निकलने से बनती है?
तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निकलने से ब्रेड में आपके छिद्र बन जाती है। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो ये निर्मित होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। HIV एड्स रोग नहीं फैलता है, तो कैसे नहीं फैलता है? देख लीजिए कैसे नहीं फैलता है। मच्छर काटने से नहीं फैलता है, बिना उबली सुई के प्रयोग से फैलता है। इससे क्या होता है? फैलता है। इसमें क्या था कि काटने से नहीं फैलता, ठीक है। और बिना उबली सुई के प्रयोग से क्या होता है? फैल जाता है। HIV संक्रमित रक्त से भी जो है HIV एड्स फैलता है। असुरक्षित यौन संबंध से भी, अगर यौन संबंध नहीं होता है तो उससे भी जो है HIV फैल सकता है, जबकि मच्छर के काटने से जो है HIV नहीं फैलता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि सूखी चुंबन, खांसी, छींक, इन सभी से जो है एड्स का प्रसार नहीं होता है। फिर से बोलते हैं, सूखी चुंबन, ठीक है, खांसी और छींक से जो है HIV एड्स का प्रसार नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है प्रोटोजोआ द्वारा होता है? इसमें से कौन सा रोग जो है प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? तो मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्लीहा अंग आपके प्रभावित होता है, जिसे इंग्लिश में स्प्लीन बोला जाता है। स्प्लीन बोला जाता है। नेक्स्ट है कि स्लीप एप्रिया एक भयंकर निंद्रा दोष है, जिसमें लोग जो है निंद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। निंद्रा में जो है बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? इसमें से किसका निर्माण जो है हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का निर्माण जो है हमारे शरीर में नहीं होता है। विटामिन ए का निर्माण जो है हमारे शरीर में नहीं होता है। इसे नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विटामिन मानव शरीर द्वारा जो है संश्लेषित नहीं किया जा सकता है, किंतु विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन के इसके अपवाद हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि थायराइड ग्रंथि से जो है थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली हार्मोन कौन सा है? तो TSH हार्मोन है। TSH हार्मोन है। इसे क्या बोला जाता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोला जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा कम से कम 2 देशों, ध्यान रखिएगा, कम से कम 2 देशों की सीमा से स्पर्श नहीं करता है? तो वो आपके आंसर हो जाएगा। असम की सीमा 2 देश से लगता है। किससे किससे लगता है? तो ऊपर में भूटान, नीचे में बांग्लादेश। सिक्किम की सीमा 3 देश से लगता है। नेपाल से लगता है, चाइना से लगता है और भूटान से लगता है। मिजोरम की सीमा म्यांमार से और बांग्लादेश से लगता है। पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल, बांग्लादेश और भूटान से लगता है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो राज्य दिया गया है उसकी सीमा 2 या 2 से अधिक राज्यों से, 2 या 2 से अधिक देशों से लगती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय में अवस्थित नहीं? इसमें से कौन सी जो पर्वत श्रृंखला है वो लघु हिमालय में स्थित नहीं है? तो देख लीजिए कौन आपके लघु हिमालय में स्थित नहीं है। धौलाधर स्थित है, पीर पंजाल ये भी स्थित है, महाभारत ये भी स्थित है। जो जास्कर है ये आपके लघु हिमालय में स्थित नहीं है। तो कहाँ पर स्थित है? ये बृहद हिमालय में स्थित है। जास्कर बृहद हिमालय में स्थित है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो सम्मिलित कर लीजिए।
लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में है। भीमताल, जो भीमताल है, जैसी ताल आएगा कहाँ पर हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। कोलोरू कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट तमिलनाडु में है। जो पुलिकट झील के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा कि जो पुलिकट झील है इसका विस्तार 2 राज्यों में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार है, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा इसका तमिलनाडु में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 3 4, 2 1 3 4। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन आपके सम्मिलित नहीं है। जिप्सम राजस्थान में होता है, ठीक है। ग्रेफाइट अरुणाचल प्रदेश, ये भी ठीक है। निकेल उड़ीसा, ठीक है। फ्लूओर अस्पार गुजरात, ये भी ठीक है। सारे कथन आपके ठीक है, इसमें कोई भी कथन आपके गलत नहीं है। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंता उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही नहीं है? इसमें से कौन से कथन आपके सही नहीं है? तो देख लीजिए, यह एक निम्न दाब का क्षेत्र है, तो ठीक है। इसे विषुवतीय संक्रमण क्षेत्र भी बोला जाता है। इसे जो है विषुवतीय संक्रमण क्षेत्र भी बोला जाता है, तो ये भी ठीक है। यह क्षेत्र जो है दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन तथा उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन का अभिसमय क्षेत्र नहीं होता है, तो गलत बात है, ये होता है, तो ये आपके गलत हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में बोला क्या था कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही नहीं है? तो 3 बार आपका सही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हम चाहेंगे कि आप लोग इसके बारे में एक बार चेक कीजिएगा, ठीक है। इसके बारे में आप लोग एक बार चेक जरूर कीजिएगा। आप लोग से दोबारा हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को चेक जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा ऐसे कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सत्य है। जलोढ़ मृदा जो है प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटी में पाई जाती है, तो ठीक है। प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा बांगर कहलाती है, तो ये गलत है। पुरानी जो मिट्टी होती है जलोढ़ वाली उसे बोलते हैं बांगर, जबकि जो नई होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे खादर बोला जाता है, उसे खादर बोला जाता है। तो जो आपके 2 ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है कि जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। जो जलोढ़ मृदा होता है उसमें पोटास की मात्रा अधिक होती है, तो इसमें आपको याद रखना है कि पोटास की मात्रा वास्तव में अधिक होती है। और आपको याद रखना जो जलोढ़ मृदा होता है उसमें किसकी कमी होती है? तो फास्फोरस की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है। तो सत्य कथन पूछा है, तो 1 और 3 आपके सत्य हो जाएगा। तो किस में हो जाएगा? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो देख लीजिए कहाँ पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर पाया जाता है, तो नहीं पाया जाता है, क्योंकि आपको याद होगा कि पश्चिमी घाट का जो पूर्वी आपका ढाल है वृष्टि छाया क्षेत्र है, मतलब कि यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, ये क्या है? ठीक है। उसके बाद है कि अरावली पर्वत श्रृंखला पर जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो ये आपकी गलत हो जाएगा। उसके बाद है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर वर्षा अधिक होता है, ठीक है। तो ये भी आपके सही हो जाएगा, ये गलत और ये गलत। आपसे पूछा क्या था कि, तो इसमें सही पूछा है कि किन किन क्षेत्रों में आपकी मिलता है, तो 2 और 4 आपका ठीक हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या की वृद्धि नकारात्मक दर्ज की गई है? तो नागालैंड की जो वृद्धि है ये नकारात्मक दर्ज किया गया है। कितना नकारात्मक दर्ज किया गया है? -0.8% आपके नकारात्मक दर्ज किया गया है। जंगली गधों का अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए इसमें से कौन सा कथन आपके ठीक है।
चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को होता है, तो ऐसा नहीं है। चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, तो ये गलत है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, तो ये ठीक है। दक्षिणी अयनांत के दौरान जो है सूर्य की अवस्थिति भूमध्य रेखा पर नहीं, कहाँ पर होती है, मकर रेखा पर होती है, तो ये भी गलत है। तो केवल आपके सी आपका ठीक हो जाएगा, केवल आपके सी ठीक हो जाएगा। चंद्र ग्रहण के बारे में आपको याद रखिएगा कि पृथ्वी जब है चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाता है, चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। इसे नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो सम्मिलित कर लीजिए। ज्वालामुखी और देश, मेरापी कहाँ पर है, तो इंडोनेशिया में है, तो 1 3 3 हो गया। माउंट एटना ये कहाँ पर है, तो माउंट एटना कहाँ पर है, 1 सेकेंड, माउंट एटना कहाँ पर है, इटली में है, तो इसका आंसर आपको मिल गया, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद है कोलिमा, ये कहाँ पर है, मैक्सिको में है। सबनकाया ये कहाँ पर है, पेरू में स्थित है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो देख लीजिए कौन सम्मिलित नहीं है। पनामा नहर जो है कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, तो ठीक है। स्वेज नहर लाल सागर एवं अरब सागर को जोड़ता है। स्वेज नहर है लाल सागर और अरब सागर को जोड़ता है, तो ये गलत बात है ना। जो स्वेज नहर, ये स्वेज नहर हो गया, इधर आपके लाल सागर है और इधर आपके भूमध्य सागर, ठीक है। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है, तो जो बी ऑप्शन हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। तीसरा है कि कील नहर बाल्टिक सागर एवं उत्तरी सागर को जोड़ता है, ये ठीक है। इरी नहर जो है इरी झील एवं मिशिगन झील को जोड़ता है, तो ये भी ठीक है, ठीक है। इरी झील जो है इरी झील एवं मिशिगन झील को जोड़ता है, तो इसमें गलत कौन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। स्वेज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं, इसमें से कौन सा आपके सही सम्मिलित नहीं है, तो देख लीजिए। जायरे नदी जो है यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, इसे नोट कीजिएगा, ठीक है। लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये भी ठीक है। अमूर नदी यह चीन एवं मंगोलिया के मध्य सीमा बनाती है, तो ये गलत हो जाएगा। मंगोलिया नहीं, रूस के साथ में सीमा बनाती है, ठीक है। जो अमूर नदी है चीन एवं रूस के मध्य जो है सीमा बनाती है, तो मंगोलिया नहीं होगा, तो सी वाला गलत हो जाएगा। उसके बाद है मेकोंग नदी, यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है, तो बिल्कुल ठीक है। तो गलत कौन हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको मेकोंग नदी के बारे में याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि मेकोंग नदी का प्रवाह किस किस देशों में होता है, तो नोट कीजिएगा। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम देशों में जो है मेकोंग नदी का प्रवाह होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आपके सम्मिलित नहीं है, तो देख लीजिए इसमें से कौन सा आपके सम्मिलित नहीं है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। कैंटरबरी फिनलैंड में, ये गलत है। कहाँ पर है कैंटरबरी, न्यूजीलैंड में। कहाँ पर है, न्यूजीलैंड में, ये घास का मैदान है, ठीक है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। पुस्ताज हंगरी में, ये भी ठीक है। तो इसमें गलत कौन हो जाएगा, बी जो है आपके गलत हो जाएगा, बी वाला आपके गलत हो जाएगा। सेवानिवृत्त होने के बाद जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, अधीनस्थ न्यायालय में, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं ये वकालत कहीं भी नहीं कर सकते हैं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। जबकि जो हाई कोर्ट के जज होते हैं या इनके सेवानिवृत्ति के बाद, रिटायरमेंट के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो है वकालत कर सकते हैं आर्टिकल 220 के अनुसार। आर्थिक समीक्षा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है, तो जारी किया जाता है आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है, तो सारे ऑप्शन को आप लोग वीडियो रोक के पढ़ लीजिए। जोखिम पूंजी से क्या अर्थ है, नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालिक प्रारंभिक पूंजी को जो है जोखिम पूंजी बोला जाता है, तो डी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। जुड़वा घाटा किसे कहते हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को पॉज कीजिए और सारे ऑप्शन को पढ़िए।
जुड़वा घाटा किसे बोला जाता है? तो राजकोषीय घाटा एवं चालू घाटों को जो है जुड़वा घाटा बोला जाता है। राजकोषीय घाटा एवं चालू घाटों को जो है जुड़वा घाटा बोला जाता है। एल.के. झा समिति, एल.के. झा समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो जो एल.के. झा समिति है इसका संबंध अप्रत्यक्ष कर से है, अप्रत्यक्ष कर से है। केंद्रीय बजट में जो है पूंजीगत प्राप्तियों का एक भाग कौन है? तो विनिवेश है। कौन है? विनिवेश है। साथ ही आपको याद रखना है पूंजीगत प्राप्तियों के एक भाग में और क्या क्या आता है? तो ऋण आता है। क्या आता है? ऋण आता है। ऋण की वसूली आता है। सेकंड में नोट कीजिएगा, ऋण की वसूली आता है। तीसरा आपके विनिवेश आता है। जबकि राजस्व प्राप्तियाँ, इसे हटा देते हैं, राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व प्राप्तियाँ में क्या आता है? तो राजस्व प्राप्तियाँ में आपका आता है कर आता है। क्या आता है? नोट कीजिएगा, कर आता है। सरकारी उपक्रमों का लाभ आता है, जो सरकारी कंपनियां हैं उसका लाभ आता है। ठीक है, सरकारी कंपनियों का लाभ आता है। अनुदान, जो अनुदान है, अनुदान भी आपके राजस्व प्राप्ति में ही आता है। अनुदान भी आपके राजस्व प्राप्ति में आता है। तो इतना आपको याद रखना है। निम्न में से किसे जो है कागजी मुद्रा कहा जाता है? कागजी मुद्रा किसे बोला जाता है? एसडीआर को बोला जाता है। एसडीआर को बोला जाता है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स को बोला जाता है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स को बोला जाता है। भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? तो कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली को अपनाया गया है। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली को अपनाया गया है। लिंग असमानता सूचकांक, लिंग असमानता सूचकांक GII को मानव विकास रिपोर्ट में किस वर्ष शामिल किया गया? 2010 में शामिल किया गया। लिंग असमानता सूचकांक कब से जारी किया जाता है? तो 1990 से जारी किया जाता है। और मानव विकास रिपोर्ट को जो है 2010 में शामिल किया गया है। मानव विकास रिपोर्ट को जो है 2010 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? जो थोक मूल्य सूचकांक है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। हर महीने जारी किया जाता है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल राजस्व व्यय, नोट कीजिएगा, राज्य का कुल राजस्व व्यय, कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो ये आपके अनुमानित है 80.76% अनुमानित है। याद रखिएगा राजस्व व्यय, राजस्व व्यय कितना किया जाएगा इस बार? तो राजस्व व्यय किया जाएगा 1,91,956 करोड़ रुपया किया जाएगा। जबकि पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय कितना किया जाएगा? तो 45,734 करोड़ रुपया। बिहार का बजट कितना का है? तो 2,37,691 करोड़ का है। 2,37,691.19 करोड़ का बिहार का बजट है। दोनों पॉइंट को नोट कीजिएगा, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा है? तो कितना रहा है? 4.82% रहा है। 4.82% रहा है। ठीक है। वर्ष 2020-21 में बिहार के निम्न में से किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? तो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन जो है कटिहार में हुआ। कहाँ पर हुआ है? कटिहार में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। कटिहार के बाद पूर्णिया, पूर्णिया के बाद बेगूसराय। पहला कटिहार, दूसरा पूर्णिया, तीसरा आपके बेगूसराय है। सबसे अधिक मक्का का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक राज्य में होता है। कर्नाटक राज्य में होता है। निम्न में से किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? तो
किस अनुच्छेद में दिया गया है? 243 डब्ल्यू में दिया गया है, 243 डब्ल्यू में दिया गया है। साथ ही आपको याद रखना है कि शहरी स्थानीय निकायों में जो है कितना विषय दिया गया, मतलब कि 18 विषय पर कानून बना सकता है शहरी स्थानीय निकाय, जबकि पंचायत कितने विषय पर कानून बना सकता है, मतलब कि पंचायत के लिए कितने कार्य दिया गया है, तो 29 काम दिया गया, 29 कार्य दिया गया है। निम्न में से जो है किस मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मौलिक अधिकार ऊपर है? किस केस में इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया? तो गोलकनाथ केस में इस चीज़ को बताया गया। गोलकनाथ केस में इस चीज़ को बताया गया है। गोलकनाथ केस कब आया था? तो 1977 में। केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमणों से रक्षा करे। ऐसे प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो ऐसा प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 में किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 में किया गया है कि केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि अगर प्रत्येक राज्य को, तो कोई भी भारत के जो राज्य हैं, वर्तमान में 28 राज्य हैं और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो प्रत्येक राज्यों को बाहरी आक्रमण से रक्षा कौन करेगा? तो केंद्र सरकार करेगा। कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल किसी भी राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकता है? तो किस अनुच्छेद के माध्यम से? अनुच्छेद 201 के माध्यम से। सर्वसम्मति से निर्वाचित होने वाले भारत के राष्ट्रपति थे, तो कौन थे? एन संजीव रेड्डी थे। राष्ट्रपति कब बनते हैं? तो 1982 में बनते हैं। और इंदिरा गांधी जी की हत्या कब कर दी जाती है? तो 1984 में हत्या कर दी जाती है। ब्लू स्टार ऑपरेशन आप लोग को याद है? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पिछले वर्ष के आरक्षण को लेकर बने मंडल आयोग ने किस वर्ष अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया? तो 1980 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। अब बना कब था? तो 1979 में बना था। नेक्स्ट है कि समान कार्य के लिए समान वेतन क्या है? एक मौलिक अधिकार है? नहीं भाई, अगर मौलिक अधिकार होता तो सभी लोग को समान वेतन देना होता, महिला हो या पुरुष हो। ठीक है, तो ये क्या है? DPSP है। क्या है? DPSP है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप सभी लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर बताइए। सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए सभी वीडियो को और चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिखिए। क्वेश्चन है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है? न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है? ये भी नहीं है, स्वतंत्र है। कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है? ध्यान से पढ़िएगा, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, तो ये गलत है। कैसे गलत है? जो विधायिका के मेंबर होते हैं वही आपकी कार्यपालिका में जाते हैं, तो कार्यपालिका कैसे विधायिका पर आपके नियंत्रण रख सकता है? तो नहीं रख सकता है। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, तो सही बात है। जो विधायिका होता है, जो आपके संसद के लोग होते हैं दोनों सदनों का, उनका नियंत्रण कार्यपालिका पर होता है। ठीक, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है लोकसभा की सदस्यों की संख्या जो है 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? तो किसे नहीं जोड़ा गया है? तो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ कब था? पहले तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। 1976 में हुआ था। इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से कौन जो है संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा नहीं गया है? तो कौन जोड़ा नहीं गया है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता ये जोड़ा गया है। किस अनुच्छेद में है? तो 39 क में है।
शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, ये भी जोड़ा गया था। ये किस में है? तो 39 च में है। उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, तो ये भी जोड़ा गया था। ये आपके 43 क में है। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता ये आपके अनुच्छेद 44 में आता है और इससे जोड़ा नहीं गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि पर्यावरण संरक्षण एवं वन जीवों की रक्षा भी जोड़ा गया था। किस आर्टिकल में है? 48 क में है। 48 क में है। जहाँ पर भी क ख ग दिख जाए ना आपको, तो समझ जाइए कि बाद में संविधान संशोधन करके उसे जोड़ा गया है संविधान में। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में ट्रांसफ़र किया गया। तो किस संविधान संशोधन के माध्यम से ट्रांसफ़र किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से ट्रांसफ़र किया गया था। जो पहले क्या था? राज्य सूची का विषय था, अब जो है शिक्षा समवर्ती सूची का विषय बन गया है। इसे नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो अनुच्छेद 170। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। तो किससे संबंधित है? राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मैथ का सवाल है, इसे आप सभी लोग सोल्व कर लीजिएगा। तो 141 का ए, 142 का बी, 143 का बी, 144 का डी, 145 डी, 146 बी, 147 ए, इसे पढ़ लिख के बना लीजिएगा, पढ़ाइए। उसके बाद 148 का ए, 149 का सी, 150 का सी। टोटल 150 क्वेश्चन को कवर किया गया है। 150 में से आप लोग कितने क्वेश्चन सही करते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।